हमने जो टैक्स रिफॉर्म्स की अभी एक इंटरिम रिपोर्ट दी है, उसमें हमने कोई अराउंड 2.25 से 2.5 खरब रुपए के नए टैक्सेस प्रपोज किए थे, जो कि डायरेक्ट टैक्स थे और उसमें गरीबों पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। हमने जो सजेशन की थी, हमने ये कहा था कि आप रिजर्व जो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है जिन कंपनी ने 3-3 साल डिविडेंड नहीं दिए, क्योंकि अगर आप डिविडेंड देते हैं तो गवर्नमेंट को आप टैक्स देते हैं 15% मिनिमम, तो वो मिनिमम टैक्स हमारे पास आता है, सॉरी फाइनल है वो, तो वो टैक्स जब आता है तो गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे वो पैसे आते हैं। तो हमने ये कहा था जो कंपनियां 3 साल तक नहीं दे रही हैं डिविडेंड, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक लिस्टेड हो, उनको आप लें और उनसे उनके जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं उन पे आप चार्ज करें। उस पे मेरा ख्याल है बड़ी रिटेलिएशन आई बड़े बिजनेस हाउसेस की तरफ से। फिर हमने कहा एक्सपोर्ट को आप फिक्स टैक्स से मिनिमम टैक्स में ले आए। अलोन उस पर 400 अरब थे हमारे पास। इससे वो जो पहला आपको मैंने बताया रिजर्व्स का, उस पर भी 350-400 अरब आपको मिल जाते हैं। फिर हमने ये रिटेलर वाला बताया था कि इनका आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से 1% कर ले तो ये 300 अरब था। इसी तरीके से काफी, और एक हमने कहा था मिनिमम एसेट टैक्स, कि भाई अगर आपके असासे हैं से 25 करोड़ रुपए के, और अगर फेयरली देखें 1% अगर आप पे टैक्स लगना चाहिए, तो आप 25 लाख रुपए तक अगर टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनकम टैक्स की मद में, तो ठीक है। अगर आप उससे कम कर रहे हैं तो आप 25 लाख और उसका डिफरेंस हमें पे करते हैं, अगर आप उससे ज्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें इशू आ रहे थे ज़राअत के शोबे के, कि भाई जरी लोगों की जो जमीनें होती हैं वो 5-5 अरब रुपए की होगी या 10 अरब की होगी या 1 अरब की होगी, उनका टैक्स शायद 5 या 7 लाख रुपए, तो उनको टैक्स देना पड़ता। अब उसमें जाहिर बात है आपको वो लॉबी भी अपनी आएगी। जहां आप ऑटोमेशन करने जा रहे हैं, वो एक मसला आता है कि जी एक दुकान है जिसका एक रकबा था 1000 स्क्वायर फुट, और दूसरी दुकान है उसका रकबा है 980 फीट, तो उस पर पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगा हुआ था, उसका 15% जीएसटी नहीं आ रहा था हमें। दूसरे के हम 12% जो भी जीएसटी ले रहे थे हम ले रहे थे, अब हमने बढ़ा दिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि यार अब मेरे बराबर दुकान पे अगर सस्ता बिक रहा तो मेरे पास कौन आएगा। उनकी बात इस मामले में जायज थी, इसलिए हमने इसको मानी। उसका एक ही हल है कि अगर आप एक तराजू में तोलना चाहो तो उनको सबको ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे लगा दो। इस तरीके से अगर कॉर्पोरेट सेक्टर है वो सारे टैक्सेस देता है, सुपर टैक्स, WWF, WPPF, डिविडेंड का टैक्स, कॉर्पोरेट अगर है तो इंटर कॉर्पोरेट का टैक्स, तो एक एओपी या इंडिविजुअल होता है उसका कोई टैक्स नहीं होता, उसने प्रॉफिट कमाया आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमने ये कहा था कि उनके टैक्स रेट में 8% का इजाफा होना चाहिए। इस किस्म की काफी इस्लाहात थी जो हमने कहा था उसमें। मगर इसके अलावा हमने एक और भी बात की थी कि आप चीजों में आसानियां भी पैदा करें। और जहां तक राज शबर सैदी साहब ने कहा है कि जी काफी माफियात होती हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मगर माफियात सिर्फ इन सेक्टर्स में नहीं है जिनका उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने स्पेसिफिक एक हवाला दिया पॉलिटिकल साइड। ये माफियाज मैं नहीं कहूंगा, ये मैं कहूंगा लॉबीज है, और लॉबिंग करना हर बिजनेसमैन का हक है। और ये देखें जैसे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, वो उस मरतबा लॉबी करने आए थे एक्सपोर्टर्स की मेरे पास कि जी आप एक्सपोर्टर को फिक्स टैक्स से ना निकालें इस मरतबा, क्योंकि वो 300-400 अरब रुपए का मसला था। स्टॉक एक्सचेंज आई थी कि हमारे ये कैपिटल गेन्स को ठीक कर दें। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स आई थी, हर चेंबर ऑफ कॉमर्स आई थी, OICCI आई थी, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन आई थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि इनका हक नहीं है, सबका हक है। तो लॉबिंग करना, और मेरा ख्याल है ये जायज है कि अब ये हुकूमत के ऊपर है कि उसको किस तरीके से लेते हैं। अब इस मरतबा अगर एक हम चाह रहे थे कि रिजर्व्स पे जो कंपनियां 3 साल तक डिविडेंड नहीं देती हैं उनके रिजर्व पे हम एडवांस टैक्स ले लें 5% डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व पे, जो रेवेन्यू रिजर्व्स के थ्रू क्रिएट होते हैं। तो उसमें 2-3 बड़े लोगों ने कहा कि जी हम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उनका भी हक था। तो ये जो आए थे, अगर शब्बर साहब के पास आए थे, मैं उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं खुद नॉमली कमेटी का चेयरमैन था उस साल, कुछ चीजों में मुझे थोड़ा सा, मेरा ख्याल है शब्बर भाई हमारे सीनियर भी हैं, मगर मेरा ख्याल है कुछ चीजें थोड़ी सी चीजें हट के थी। जैसे ताजरों की उन्होंने बात की, ताजरों ने मुझे लिख के दिया था कि हम ये CNIC की कंडीशन लेने के लिए तैयार है। CNIC लेने के बाद हमने इनको ये कहा था कि 40%, ये मेरे थ्रू एग्री किया था उन्होंने, मगर उस पर हुकूमत वक्त नहीं मानी, फिर बाद में ये मान गई कि ना लगाओ। तो ये एक बहुत अच्छा, CNIC लेके आप क्या करेंगे? क्या आपके और मेरे CNIC लेने से, अगर वो CNIC पे
मैसेज आएगा कि क्या आपने फलानी दुकान से या फलाने सुपरमार्केट से इतने की बाइंग की है, तो ठीक है कि मैं हाँ या ना में जवाब दे, मगर सिर्फ देना है तो बहुत सारे लोगों का हमारे डेटाबेस का आपको हाल पता होता है, जाली शनाख्ती कार्ड आ जाएंगे, कोई बेचारे जो फौत हो गए उनके शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल कर लिया जाएगा, किसी को कोई और डेटाबेस के लिए आपने उसको शनाख्ती कार्ड उसने आपको दिया उसको यूज कर लेंगे। तो ये इसका कोई मकसद नहीं था, मैं नहीं समझता कि इसका कोई हल था ये, मगर इससे बेहतर हमने ये हल सजेस्ट किया था इस मरतबा और किया हुआ है कि आप जितने भी रिटेलर और होलसेलर हैं ना, उनकी परचेजेस जहां से वो कर रहे हैं, यानी अगर मैन्युफैक्चरर से कर रहे हैं या इंपोर्टर से कर रहे हैं, उस पे आप एक फिक्स टैक्स लगा ले जो सेक्शन 236H में दिया हुआ है। हमने कहा उन सेक्टर्स को हटा के बाकी सारे सेक्टर्स पे आप 1% ले लें, तो उसमें अराउंड आपको 250-300 अरब आ जाते और की कंट्रीब्यूशन आ जाती। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।